बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हुकूमत मसलसल मीडिया को ये ख़बर फीड कर रही है कि उसके मामलात जहांगीर तरीन ग्रुप से तय हो गए हैं या एक आध दिन में तय हो जाएंगे, तय होने वाले हैं। तो हमें इस खबर को डिनाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम सवालात कुछ उठाएंगे कि ये मामलात तय होने का मतलब क्या है और क्या ये वाकई खबर सच है। लेकिन इससे पहले एक लतीफ़े वाली बात बता दूं कि कल रात जब मीडिया को ये खबर मिली हुकूमत की तरफ से कि मामला तय हो गए, तो ज़ाहिर है फिर मीडिया वालों ने भी राब्ते किए, अखबारी रिपोर्टरों ने, टीवी रिपोर्टरों ने, पीटीआई में जो अपने अपने सोर्स थे, जो ज़्यादा करीबी थे, उनसे बात की और ख़बर ली, तफसीलात हासिल करने की कोशिश की। तो कुछ ज़्यादा तफसीलात तो नहीं मिली। वही जो मौक़िफ़ फीड किया गया था वही उनके सोर्सेज ने भी दोहराया। सिर्फ एक सोर्स ने एक दिलचस्प बात बताई, एक टीवी ग्रुप के रिपोर्टर को, जो ज़रा हट कर थी, वो मुख्तलिफ थी, उसका मज़ाक भी लीजिए। तो उससे पूछा गया कि किस तरह मामला तय हुए, तो उसने बरजस्ता कह दिया कि हमने ऊपर वालों से फ़ोन करवाया था। अब इस बात का मज़ा लीजिए कि ऊपर वाले कौन हैं। आप किसी एसएसपी के पास जाएं और उससे कोई सिफारिश करें और वो ना माने और कहे कि मुझे तो ऊपर से आर्डर है कि मैं ये सिफारिश मैं नहीं मान सकता, तो ऊपर का मतलब है डीआईजी। अगर वो भी नहीं तो उससे ऊपर है आईजी, उससे ऊपर है हुकूमत, वज़ीर आला से भी ऊपर है वज़ीर आज़म यानी हुकूमत। तो अब हुकूमत कह रही है, एमपी या वज़ीर जिससे उसने रब्ता किया, वो कह रहा है कि हमने ऊपर से फ़ोन करवाए, यानी हुकूमत के भी ऊपर कोई चीज़ है। वो हुकूमत खुद मान रही है कि हमसे जो ऊपर है उनसे फ़ोन करवाया। तो ऊपर वाले की जो तशरीह है कि ऊपर कौन बैठा है, ये तो मौलाना फजल रहमान बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बहरहाल हम सवालात का जवाब इनसे ज़रूर मांगते हैं कि सवालात इन आप ये जो दावा कर रहे हैं कि मामला तय हो गए हैं, तो इसका क्या मतलब है। क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, माफिया मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं, मैं माफिया को नहीं छोड़ूंगा। तो फिर मामला तय होने का क्या मतलब है। खबर ये है कि वो जो अली ज़फ़र की सदारत में एक कमेटी जहांगीर तरीन के जराइम की तफ्तीश करने के लिए बनाई गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और मुकम्मल करके वज़ीर आज़म को दे दी है, अगरचे इसका ऐलान नहीं किया जा रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस रिपोर्ट में जहांगीर तरीन को मुजरिम करार दिया गया, ज़िम्मेदार करार दिया गया किसी भी अंदाज से, तो फिर मामलात कैसे तय होंगे। और अगर इस रिपोर्ट में जहांगीर तरीन को बेगुनाह करार दे दिया गया, जिस तरह के इमरान खान चाह रहे हैं। इमरान खान को जहांगीर तरीन की बगावत पर गुस्सा तो बहुत है, इश्तियाल भी बहुत है, लेकिन वो 2 मरतबा इससे पहले भी जहांगीर तरीन के पाँव पड़ चुके हैं अमलन, मुहावरतन कह लीजिए या अपने माने के एतबार से कह लीजिए, लुग़वी एतबार से नहीं, लेकिन मानवी या मुहावरे के तौर पर वो जहांगीर तरीन के पाँव में 2 मरतबा पड़ चुके हैं। पहले की कहानी भी आपको मालूम है। बाद में फिर उन्होंने जब जहांगीर तरीन को ये खुशखबरी दी कि यूटिलिटी स्टोर्स को तुम्हें आर्डर कर दिए गए हैं कि वो चीनी सिर्फ आपकी मिलों से ख़रीदेंगे, तो ये पाँव पड़ने वाली बात थी। लेकिन जहांगीर तरीन के मुतालबात जो हैं वो इससे ज़रा आगे के हैं और उनमें ज़ाहिर शहजाद अकबर की कुर्बानी भी शामिल है, उसमें आज़म खान भी शामिल है, उसमें बुज़दार भी शामिल है। और अगर हुकूमत ये कहती है कि मामला तय हो गए, तो इसका मतलब ये है कि जहांगीर तरीन अपने इन मुतालबात से दस्तबरदार हो गए। तो कमेटी अगर जहांगीर तरीन को बरी कर देती है, ज़ाहिर है अगर कमेटी बरी नहीं करती तो फिर जहांगीर तरीन के पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर कमेटी ने बरी कर दिया तो इसका मतलब ये होगा कि इमरान खान ने एनआरओ दे दिया और जहांगीर तरीन से अपनी हुकूमत के बचाव के लिए एनआरओ ले लिया। तो इससे इमरान खान की वो जो कोर वोटर लाइन है, जो इमरान खान को देवता समझती है और ये समझती है कि इमरान खान झुकने वाला नहीं है, बिकने वाला नहीं है, ब्लैकमेल होने वाला नहीं है, किसी को एनआरओ देने वाला नहीं है। और वो जिस तरह के फैसल बाबला ने कहा कि 5 करोड़ जहांगीर तरीन भी हो जाए तो इमरान खान के बराबर नहीं हो सकते। तो बहरहाल जो जहांगीर तरीन से 5 करोड़ गुना बड़ा इमरान खान अगर जहांगीर तरीन के गिट्टे गोड़े पकड़ कर उसको एनआरओ दे देता है, उसको शुगर स्कैंडल से बेगुनाह करार दे देता है, तो फिर इन वोटरों का, इन डाई हार्ड वोटरों का, इन इमरान खान के पुजारियों का क्या बनेगा, वो क्या सोचेंगे। हो सकता है वो कोई नई तावील ले आएँ और कहें कि तरीन हमारा भाई है और उसने करप्शन नहीं की थी। तो अगर करप्शन नहीं की थी तो फिर ये सारा झगड़ा किस बात का है। और अगर करप्शन नहीं की, किसी ने भी नहीं की, तो फिर किसने की। 600 अरब रुपए का माल खाया गया है शुगर के मामलात में। और ये तो नहीं कहते कि ये सारे का सारा जहांगीर तरीन ने खाया है, लेकिन जहांगीर तरीन का बड़ा हिस्सा है
खुसरो बख्तियार का बड़ा हिस्सा है। यानी जो मेजर चंक है इस करप्शन का वो पीटीआई के 2-3 आदमियों ने की है, और बाकी इसमें दूसरे भी मुलव्वस होंगे जो पीटीआई में नहीं है। तो आवाम का मुतालबा तो ये है कि कोई पीटीआई में है या पीटीआई से बाहर है, मुस्लिम लीग नून का है, पीपल्स पार्टी का है, जेयूआई का, किसी भी पार्टी का है जिसने ये 600 अरब रुपए यानी 6 खरब रुपए कौम के खाए हैं, और 6 खरब कोई मामूली रकम नहीं होती। इस हिसाब से हम कर्जे लेते हैं, तो ये किसने खाए? इनको इनसे वापस कैसे लेंगे? अगर जहांगीर तरीन को आप बरी करार दे देते हैं अली ज़फ़र के ज़रिए, अली ज़फ़र ज़ाहिर हुक्म का ग़ुलाम है, वो तो जो इमरान खान कहेगा रिपोर्ट जारी कर देगा। और ये सवाल पैदा होता है, और फिर इसमें ये भी है कि क्या जहांगीर तरीन इमरान खान के वादे पर एतबार कर लेंगे? क्योंकि इमरान खान ने इससे पहले सेनेट के इलेक्शन के मौके पर परवेज़ इलाही से वादा किया था, जिसका जिक्र मैंने आज से कुछ महीने पहले जब ये मामला चल रहा था अपने ब्लॉग में किया था कि उसको परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने की न सिर्फ पेशकश की गई है बल्कि वादा किया गया है। और जब वो सेनेट इलेक्शन हो गए तो परवेज़ इलाही साहब धुतकार दिए गए। हस्बे साबक 3-4 मरतबा इमरान खान परवेज़ इलाही को धुतकार चुके हैं, और इस मरतबा भी धुतकार देंगे, और वो धुतकार दिया। फिर उन्होंने परवेज़ इलाही की कोई अहमियत नहीं, बल्कि उसको वज़ारत आला क्या मिलनी थी, वो उसके बेटे को भी वज़ीर नहीं बनाया। तो अब फिर परवेज़ इलाही चाँव चाँव कर रहे हैं कि हमारे साथ वादे पूरे नहीं किए गए, वादे ईफा नहीं किए गए, और हमने ये किया तहरीक इंसाफ के लिए, हमने वो किया। तो ये आइंदा भी चाँव चाँव करते रहेंगे, क्योंकि इनकी फाइलें हैं इमरान खान के पास। ये वो जो कहा जाता है ना कि मौका देखकर लाइन बदल लेंगे, ये मौका देखकर लाइन बदलने वाली पार्टी नहीं है ये परवेज़ इलाही की, क्योंकि इनकी फाइलें हैं उनके पास भी, और उनके पास भी जिनको हुकूमत ने कहा कि हमारे ऊपर से फ़ोन आया है, हमने ऊपर से फ़ोन करवाया है, ऊपर वालों के पास भी फाइलें हैं, नीचे वालों के पास भी फाइलें हैं। तो ये चूं चरा करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल वही हाल है जो एमक्यूएम का है। एमक्यूएम जितना ज़्यादा उनको इमरान खान ज़लील करे, उनसे वादे तोड़े, उनके साथ धोखाधड़ी की वारदातें करे, एमक्यूएम तहरीक इंसाफ का साथ नहीं छोड़ सकती। तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ने की हिम्मत जहांगीर तरीन ग्रुप ने की है, और ज़ाहिर है इस बात का रिस्क लेकर की है कि उनके खिलाफ फाइलें मौजूद हैं, उनके खिलाफ शवाहद मौजूद है। बहरहाल इस सिलसिले में एक अच्छी पेशरफ्त ये हुई है कि मुस्लिम लीग नून ने तरीन को साथ मिलाने का सवाल जो है वो टाल दिया है, और शहबाज शरीफ ने एक सवाल के जवाब में कहा कि तरीन का मामला पीटीआई का अंदरूनी मामला है, हमारा मामला नहीं है। वो लोग जो ये तवक्को कर रहे थे कि मुस्लिम लीग तरीन ग्रुप के साथ मिल जाएगी या इसको साथ मिला लेगी, उन्हें मायूसी हुई है। और बेशक ये बात सही है कि अवामी जज्बात ये हैं कि इस हुकूमत से निजात हासिल की जाए, चाहे जहांगीर तरीन को साथ मिलाया जाए या किसी और को मिलाया जाए, लेकिन इसकी भारी कीमत मुस्लिम लीग नून को अदा करनी होगी अगर वो जहांगीर तरीन को साथ मिलाती है। इसलिए कि बेशक वो जहांगीर तरीन की इमरान खान से ठनी हुई है, लेकिन ये जो सैकड़ों अरब रुपए की करप्शन की है, और इसने जहांगीर तरीन कोई पसंदीदा किरदार तो नहीं है पाकिस्तानी सियासत का, ये तो वो किरदार है जिस पर बतौर रियासत हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारे मुल्क में ऐसी चीज़ें पैदा होती हैं। इसने परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी बेइंतहा करप्शन के हवाले से नाम कमाया, और उससे ज़्यादा करप्शन की कहानियाँ इमरान खान के दौर में फैली है। ये सही है कि इमरान खान ने ही करप्शन का मौका दिया, करप्शन का जो सारा वो खेल रचाया गया उस पर इमरान खान के दस्तखत थे, इमरान खान के आर्डर से चीनी एक्सपोर्ट हुई, जिसके बाद ये सारा ड्रामा चला, और इमरान खान के आर्डर से इनको सब्सिडी दी गई। बाद में बीच में क्या हुआ वो एक अलग कहानी है। अब ठन गई है तो ठन गई है, और जहांगीर तरीन अकेले नहीं है, उनके पीछे ज़ाहिर है उन बड़ों का हाथ है जो ऊपर बैठे हैं, जो ऊपर से फ़ोन करते हैं और मामलात को बदलते हैं या बदलने की कोशिश करते हैं। तो मुस्लिम लीग अगर इस मामले से दूर रहती है तो ये उसके लिए इलेक्शन के हवाले से अच्छा फ़ैसला होगा। और दूसरी बात इसी ज़िम्न में जिन लोगों ने पिछले 4-5 साल इमरान खान की इमेज बिल्डिंग की, उनमें से एक हिस्सा ऐसा है जो अब जहांगीर तरीन की इमेज बिल्डिंग कर रहा है मुख्तलिफ तरीक़ों से, तारीफ़ करके नहीं, इधर उधर के हक़ायक़ ये है, ज़मीनी हक़ायक़ ये है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के पास बहुत इलेक्टेबल्स हैं, इलेक्टेबल्स थे, अब ये माजी की बात बन चुके हैं। इसलिए कि मैं जनूबी पंजाब की बात कर रहा हूँ, शिमाली सेंट्रल पंजाब की नहीं। सेंट्रल पंजाब में तो इलेक्टेबल्स पहले ही बेमाने हो चुके हैं, यहाँ पॉपुलर वोट चलता है, लेकिन जनूबी पंजाब में भी अब इलेक्टेबल्स की वो हवा नहीं रही है। अब ये इलेक्टेबल्स जो है वो लूजेबल हो गए हैं, डिफीटेबल हो गए हैं। वहाँ पॉपुलर वोट बढ़ गया है, इलेक्टेबल्स का वोट कम हो गया है।
تو پاپولر ووٹ کا رخ کس طرف ہے آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، اور وہ بھی جانتے ہیں جو اوپر سے فون کرتے ہیں، سب کو علم ہے کہ پاپولر ووٹ کس کا ہے۔ تو اب وہ زمانہ نہیں رہا جو 2018 میں تھا۔ یہ ان 3 برسوں میں وقت نے 2-3 اشروں کا سفر طے کر لیا ہے۔ اب جنوبی پنجاب میں بھی وہ پارٹی جیتے گی جسے عوام کی حمایت حاصل ہوگی۔ الیکٹیبلز کے بل پر پیر، وڈیرے، جاگیردار، نواب، قبائلی سردار اور سجادہ نشین اور گدی نشین، ان کے ووٹ بینک جو ہیں، جو ان کے باقاعدہ ان کے لاکر میں جمع ہوتے ہیں کہ وہ اتنا ووٹ 30,000 کا، 25,000 کا، 40,000 کا ساتھ لے کر نکلتے ہیں، اور پھر پاپولر پارٹی کو ساتھ ملا کر یا جو بھی ان کو ساتھ ملا لے تو 50-60 ہزار ووٹ ان کا، اور اس طرح ووٹ کا یہ شرح جو ہے 70-80 ہزار لاکھ ووٹ لے کر وہ جیت جاتے ہیں۔ اب یہ گھر سے 50,000 30,000 ووٹ لے کر نہیں نکلیں گے، اب ان کے ووٹ 10-15 ہزار، 12 ہزار، 20 ہزار، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے جو ان کا ذاتی ووٹ بینک ہے۔ انہیں جیتنے کے لیے پاپولر پارٹی لازمی درکار ہوگی، اور وہ پاپولر پارٹی کون سی ہے؟ پیپلز پارٹی نہیں ہے جنوبی پنجاب میں پاپولر پارٹی۔ ٹھیک ہے، اس کا ووٹ بینک ہے ہر حلقے میں 15,000، 20,000، 10,000، لیکن فیصلہ کن جیت کے لیے جتنے ریشو کسی پارٹی کو جیتنے کے لیے چاہیے، اس ریشو سے پیپلز پارٹی اب بھی بہت پیچھے ہے۔ وہ جہانگیر ترین گروپ اور پیپلز پارٹی مل کر بھی کوئی خاص نتائج تبدیل نہیں کر سکتے۔ تو یہ جہانگیر ترین گروپ کے غبارے میں جو ہوا بھری جا رہی ہے، میرا خیال ہے یہ غبارہ پائیدار نہیں ہے، اور اگرچہ اس کو ڈرائنگ روم کی سیاست، یعنی وہ سیاست جو اوپر سے فون کر کے کی جاتی ہے، جس میں محکمہ زراعت کو استعمال کیا جاتا ہے، اس میں تو جہانگیر ترین مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن اگر الیکشن فیئر اینڈ فری کرانا پڑ گئے، جس کے امکانات زیادہ ہیں، جس کو روکنے کے امکانات، خدشات کم ہیں، رستے پہلے کی طرح کشادہ نہیں ہیں، تو پھر یہ چیزیں نہیں ہو سکیں گی، پھر پاپولر ووٹ کو روکنا ممکن نہیں رہے گا۔ بہرحال اس وقت موجودہ وقت میں جو کہانی چل رہی ہے اس میں یہ ہے کہ جہانگیر ترین گروپ صوبہ پختونخوا میں بھی اپنے پرپرزے نکال رہا ہے، یا وہاں اپنا اثر و رسوخ پھیلا رہا ہے۔ کچھ ارکان اسمبلی، کچھ ارکان صوبائی قومی اسمبلی کے اور کچھ صوبائی اسمبلی کے ان کے ساتھ مل جائیں گے اگر یہ معاملہ اسی طرح بڑھا۔ اور سنا تو یہ بھی ہے کہ پرویز خٹک جو ہے وہ جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ ہے۔ ان کو انہوں نے یقین دلایا کہ میں وقت آنے پر آپ کا ساتھ دوں گا۔ وقت آنے سے مراد یہ ہے کہ مستقبل قریب میں، اور مستقبل قریب کے حوالے سے یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وفاقی بجٹ جو ہے وہ اس مہم ایڈونچر میں شامل نہیں ہے۔ وفاقی بجٹ بہرحال وہ منظور کروانے والے کروا لیں گے۔ مسئلہ صوبائی بجٹ کا ہے۔ اگر معاملہ جس طرح کی حکومت کہہ رہی ہے معاملہ طے ہو گئے اور جس کے اپنے نتائج عواقب ہیں اس حوالے سے ہو گئے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ پنجاب میں بجٹ کی منظوری ایک مسئلہ بن سکتی ہے۔ اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ طے ہو گئے، انہوں نے شاید وہ پریس کانفرنس سن لی ہوگی جہانگیر ترین گروپ کے 3 ارکان اسمبلی کے، جن میں ایک وزیر بھی شامل تھے۔ تو اس وزیر صاحب نے فیصل وابڈا کو کیا جواب دیا؟ فیصل وابڈا نے کہا تھا کہ یہ جہانگیر ترین گروپ ایک SHO کی مار ہے۔ تو اس کے جواب میں اس نے کہا کہ ہمیں حیرت ہے کہ ابھی تک فیصل وابڈا کو لوگوں نے جوتے کیوں نہیں مارے، یہ اس قابل آدمی ہے، یہ ٹاؤٹ ہے اور اس کو جوتے مارنے چاہیے۔ PTI کے ایک سینیٹر اور وفاقی وزیر کے بارے میں یہ PTI ہی کے ایک صوبائی وزیر اور رہنما کی گفتگو ہے، جس سے اندازہ لگا لیں کہ عمران خان کے گھر میں کس طرح دال جوتیوں میں بٹ رہی ہے، بلکہ جوتے بٹ رہے ہیں۔ تو ناظرین، آخر میں خبر کہ آڈیٹر جنرل نے IMF کی طرف سے جو پاکستان کو 12 کروڑ روپے کی امداد ملی تھی کرونا فنڈ میں، اس کا آڈٹ کیا اور اس میں بے ضابطگیوں کی رپورٹ کی ہے۔ اس نے اپنی رپورٹ مکمل کر لی اور میڈیا کو بتا دیا کہ اس رپورٹ میں بے ضابطگیوں کی تفصیل موجود ہے، لیکن پھر عمران خان نے وہ آڈیٹر جنرل کو فون کر کے وزارت داخلہ کے ذریعے سے وہ رپورٹ اشاعت کے لیے رکوا دی، اور اب اعلان کیا گیا ہے کہ اس رپورٹ میں ضروری تصحیح اور ضروری نظر ثانی کے بعد اس کو جاری کیا جائے گا، یعنی وہ جو کرپشن والا حصہ ہے وہ حذف کر دیا جائے گا۔ مطلب کہ عمران خان یہ زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ کرپشن کرنا میرا حق ہے اور کرپشن کی رپورٹ چھپانا میرا استحقاق ہے۔ اسی کرونا فنڈ کے بارے میں سراج الحق نے، جماعت اسلامی کی جو امیر ہیں، اور فضل الرحمان نے جو JUI کے امیر ہیں، اس کے علاوہ مسلم لیگ کے کچھ لیڈروں نے یہ کہا تھا کہ کرونا فنڈ میں جتنی بھی رقم آئی وہ کرونا کے مریضوں پر یا کرونا کے معاملات پر خرچ نہیں کی گئی، بلکہ ساری کی ساری خرد برد کر لی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ ساری کی ساری خرد برد کرنے کا الزام مبالغے پر مبنی ہو،
لیکن یہ رپورٹ جس طرح عمران خان نے رکوائی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے الزامات میں وزن تھا اور ان کو مخبری کہہ لیجیے یا ان تک اصل حقیقت لیک ہو کر پہلے سے پہنچ گئی ہے۔ اور ناظرین، ایک سکینڈل اور ہے کہ انہوں نے اس حکومت نے ڈاکٹروں کے لیے اور میڈیکل سٹاف کے لیے کورونا کی جو کٹس خریدی ہیں، وہ کٹس خریدی ہیں 300 350 اور 400 روپے فی کٹ کے حساب سے، لیکن ان کی جو فارم بنائے ہیں، انوائس جو بنائی ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ یہ ہر کٹ 4000 روپے میں خریدی گئی ہے، یعنی 300 روپے کی 400 روپے کی کٹ پر 3500 روپے سے زیادہ کا منافع پی ٹی آئی والوں کی جیب میں گیا ہے۔ تو یہ کتنے ارب روپے کی رقم ہوگی، کیونکہ کسی کچھ سینکڑوں کے حساب سے تو نہیں خریدی گئی، دسیوں ہزار کے حساب سے خریدی گئی ہوں گی اتنی رقم انہوں نے۔ یعنی کرپشن کا، پی ٹی آئی وہ پارٹی ہے جو کرپشن کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی، چاہے وہ 1 روپے کی کرپشن ہو، چاہے وہ 1 ارب کی ہو، چاہے وہ 1 کھرب کی ہو۔ ناظرین، خدا حافظ۔